हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें वेव एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले, वेव क्वांटम नंबर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। जब हमने बोर एटॉमिक मॉडल देखा था तो वहाँ पे सारी चीज़ें किसको लेकर के थी? ऑर्बिट को लेकर के, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका रेडियस क्या होगा, उसका एनर्जी क्या होगा। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे थे ना। आज की क्लास में हम लोग ऑर्बिट नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल को पढ़ते हैं। हेडिंग भी यही है, क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। तो पहले रुक करके समझना पड़ेगा, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? ऑर्बिट। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? जब हम लोग ऑर्बिट पढ़ रहे थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर था? इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर था? पार्टिकल नेचर। जब हम लोग ऑर्बिटल पढ़े तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर है? वेव नेचर। अब पार्टिकल और वेव में फ़र्क क्या है? क्योंकि पिछले 2-3 क्लास से हम लोग इसी चीज़ पे ज़्यादा काम करते हैं कि पार्टिकल मतलब एक पॉइंट पे एक ही प्लेस को ऑक्यूपाई कर सकता है, सिंगल पोजिशन एट सेम टाइम। लेकिन अगर वेव है तो दे ऑक्यूपाई मोर देन वन पोजिशन एट ए सेम टाइम। सिंपल शब्द में बोलो तो ही होगा ना, पार्टिकल एक समय में एक ही जगह पे होगा, लेकिन वेव है तो एक समय में एक से ज़्यादा जगह पे होगा। बोलो भाई ना। इसलिए पार्टिकल नेचर के लिए जितने बोर के फॉर्मूले वगैरह थे, जब डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर दिया था तो सारे फॉर्मूले क्या हो गए थे? फेल कर गए थे। इसी के लिए हम लोग एक अप्रॉक्सीमेशन को पढ़े थे, जिस अप्रॉक्सीमेशन का नाम क्या था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। व्हाट इज ऑर्बिट? तो तुम कहोगे न्यूक्लियस के बाहर कई सारे एनर्जी सेल होते हैं, या स्टेशनरी क्या होते हैं? सेल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एनर्जी। समझो, ये तुम्हारा एक ऑर्बिट है। एक एग्जांपल से तुमको समझाने की कोशिश करो। ये तुम्हारा एक ऑर्बिट है, ये तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। समझो, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये तुम्हारा फिफ्थ ऑर्बिट है। इसके लिए n इजकल टू कितना? 1, इसके लिए n इजकल टू कितना? 2, इसके लिए n इजकल टू 3, इसके लिए n इजकल टू 4। कहीं दूर एक क्या होगा? n इजकल टू क्या होगा? इंफिनिटी। बोलो है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स पोजीशन था, जिसके लिए बोर ने बोर और रेडियस, बोर वेलोसिटी एंड बोर एनर्जी तीनों निकाल दिया था। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? कह रहा नहीं। अब हम लोग जब ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ऑर्बिटल क्या है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के किस नेचर को पढ़ते हैं? वेव। तो वेव है तो कोई सिंगल पोजीशन होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी लेते हैं। कहता है ऑर्बिट का वो हिस्सा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसी पार्ट ऑफ ऑर्बिट को ही क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट है। ये तुम्हारा कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट है। और इसके बीच में कहीं पे यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर कई सारे क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। मैं किसी एक ऑर्बिट को दिखाता हूँ। अब समझो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। पढ़ा होगा ना। किसी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, सब भूल गए क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ये फॉर्मूला होता है 2n² के। कितने के होता है? और पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं, बोलो इसी ऑर्बिट में होगा ना। लेकिन ऑर्बिटल क्या कहता है कि इस ऑर्बिट का वो पार्ट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना क्या है? ज़्यादा है। मान लो मैं ऐसे दिखा देता हूँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डॉट से। इसको क्या बोलते हैं? ये ऑर्बिट का वो हिस्सा है जहाँ पे मैंने डॉट डॉट से किसको दिखाया है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखाया है। तुम कहोगे सर ये फिर एक नया वर्ड क्या यूज किया? जैसे देखो, अपने सर के ऊपर क्या है? आसमान, स्काई है। अभी बारिश का मौसम है, तो क्या हर जगह क्लाउड है क्या? अभी थोड़ी है कि अगर पिंपरी चिंचोर में बारिश हो रही है, मतलब अपने एरिया में बारिश हो रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि हर जगह बारिश हो रही होगी। अब हर जगह से देखो तो ऊपर तो आसमान ही दिखता है। स्काई का वो पार्ट, आसमान का वो हिस्सा जहाँ पे जो बादल हैं, क्लाउड है, वो ज़्यादा कंडेंस हो जाए, वही बारिश की बूंदें बनेंगी, वही बारिश होगा। लेकिन बादल है कहाँ? आसमान में। बोलो है ना। अब अपन महाराष्ट्र में कोई अगर गुजरात से देखे तो उसको भी तो आसमान ही दिखेगा ना, यही आसमान दिखेगा ना, यही बादल दिखेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि यहाँ बारिश है तो वहाँ भी बारिश हो? बोलो ना, हाँ या ना। ऐसा संभावना नहीं है।
तो कभी भी हम लोग ऑर्बिटल की बात करते हैं ना तो ऑर्बिट के उस हिस्से की बात करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना है। मतलब व्हाट इज ऑर्बिटल, तुम क्या कहो, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ, इनसाइड द ऑर्बिट, एंड दैट प्लेस इनसाइड द ऑर्बिट इज कॉल्ड एज क्या बेटा, ऑर्बिटल। बोलो है ना, इनसाइड द क्या बेटा, एटम, एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड एज क्या बेटा। तो ये जो ऑर्बिटल में डॉट डॉट को दिखा, ये मैं किसको दिखाया हूँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किसको दिखाया हूँ, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कुछ ना कुछ शेप होगा, बोलो, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप होगा दरअसल हम लोग कहेंगे वही ऑर्बिटल का क्या है, शेप है। समझ में आया? रुक करके समझते हैं कि आज के टॉपिक में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। आज के टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को पढ़ने जा रहे थे, जो पिछले 2 लेक्चर से हम इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कौन सा देखते हैं, डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है अगर किसी भी पार्टिकल का मास स्मॉल है, किसी वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका कुछ ना कुछ वेव नेचर होगा, उसका वेवलेंथ निकाला था। फिर हाइजेनबर्ग ने उसके लिए एक अप्रोक्सीमेशन दिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, जब कोई पार्टिकल का वेव नेचर हो जाए, ये भी हम पढ़ चुके थे। जब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट की नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ किसकी बात करते हैं, ऑर्बिटल की बात। फिर बात आई व्हाट इज ऑर्बिटल, तो ऑर्बिट का वो पार्ट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना है, उसी पार्ट ऑफ ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। बोलो हाँ ना, इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना को दिखाता है, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। जैसे अपने सिलेबस में कई सारे ऑर्बिट हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, जिसको तुम के एल एम एन से जानते हो ना, वैसे अपने सिलेबस में कई सारे ऑर्बिटल पढ़ने। अब पहले रुक करके हम लोग ऑर्बिटल को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, टाइप ऑफ ऑर्बिटल। और अपने सिलेबस में 4 टाइप की ऑर्बिटल को पढ़ना है। कितने टाइप के, 4 टाइप के ऑर्बिटल को पढ़ना है। अपने सिलेबस में कितने टाइप के ऑर्बिटल को पढ़ना है, 4 टाइप के। कौन कौन से, एस, पी, डी एंड एफ। तो ये 4 टाइप के ऑर्बिटल है जिसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ये 4 टाइप के ऑर्बिटल हैं, एस, पी, डी एंड एफ। कोई दिक्कत? अब मैं तुमको रुक करके बताता हूँ। तो बेसिकली ये ऑर्बिटल नहीं है, इसको हम लोग सबसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसेल बोलते हैं। अब मैं तुमको बताऊंगा सबसेल एंड ऑर्बिटल, कब किसको ऑर्बिटल बोलेंगे, कब किसको सबसेल बोलेंगे। एक एक करके पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ाता हूँ एस ऑर्बिटल। क्या पढ़ा दूँ? सबसे पहले बात आती है कि एस ऑर्बिटल जो है इसका शेप कैसा है। तो ये स्फेरिकल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल मतलब एक बॉल के जैसा होगा। तो इसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। अगर कोई स्फेयर है तो तुम उसको किधर से भी कट करो, 2 इक्वल पार्ट में कटे होंगे कि नहीं कट होंगे? बोलो हाँ है ना। अगर मैं इसको कट करके तुमको दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। तो ये ऐसे भी कट होगा, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? ये ऐसे भी कट होगा, ऐसे कट करो, किसी भी एक्सिस से कट करोगे 2 पार्ट में कट होगा कि नहीं होगा? एक बॉल को तुम 2 पार्ट में कितने भी एक्सिस से कट कर सकते हो, 2 पार्ट में कटेगा। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ बेटा? किसी भी डायरेक्शन से कट करो, ये 2 पार्ट में कटेगा ना। नॉन डायरेक्शनल होगा। डायरेक्शनल तब होगा ना कि जब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से कट कर सकते हो। बोलो ना हाँ ही ना। तो डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? सबसे पहले मैंने बात किसकी की? एस ऑर्बिटल की बात की। कैसा होगा? स्फेरिकल इन नेचर होगा। और मैंने क्या बोला कि दरअसल ये एस सबसेल है। क्या है ये? एस सबसेल। और सबसेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसेल के अंदर क्या होते हैं? और इसमें एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं। जो एस सबसेल है उसमें क्या होते हैं? एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर एक ही है तो उसको ऑर्बिटल को या सबसेल को एक ही है। अगर समझो तुम्हारा घर 1 BHK, एक रूम है, उसी में हम रहते हैं। कई लोगों को देखते होगे ना, तो या तो तुम उसको मास्टर रूम कहो या बेडरूम कहो, सब एक ही हुआ ना। बोलो हाँ ही ना। और एक से ज़्यादा कमरा तुम कह सकते हो कि हाँ ये मेन बेडरूम हो गया, ये गेस्ट रूम हो गया। लेकिन एक ही रूम है तो गेस्ट रूम भी वही है, बेडरूम भी वही है, मेन रूम भी वही है ना। बस वही बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने होते हैं? हैविंग 1 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल को हम हमेशा बॉक्स में दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही बॉक्स दिखा सकता हूँ या 2 दिखाऊं? और एक चीज याद रखना कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम एकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसमें एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? इट हैविंग मैक्सिमम
2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? और अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एरो से दिखाता हूँ, इलेक्ट्रॉन को किससे दिखा दूँ? एरो से दिखाऊं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। एक इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड एरो से दिखाएंगे तो दूसरे को कितने से? और ये जो एरो है इससे हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। दूसरा मैं तुमको बताता हूँ पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे तुमको ऑर्बिटल और सबसेल समझ में आ गया। ये जो पी सबसेल है इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एस में कितने थे? एक ही थे, इसलिए एक बॉक्स दिखाया था। पी में कितने होंगे? 3। तो मैं पहला ना लिखता हूँ इट हैविंग 3 ऑर्बिटल्स। इसके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल। कोई दिक्कत? सब ये पूरा तीनों पी सबसेल है। अब इसमें एक जो है ना उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब समझो ये एक घर है जिसमें 3 कमरे हैं, तो वो कमरा जो है ना दैट इज ऑर्बिटल, और वो जो घर है ना वो क्या है? सबसेल। अब मेरी बात समझ में आई? अब इसमें देखो एक ही घर था तो उसको कमरा बोलो या घर बोलो एक ही था ना, लेकिन इस घर में कितने कमरे हैं? तो तीनों जो मिलकर के 3 कमरा मिलकर के जो बना उसको क्या बोलते हैं? घर। तो 3 ऑर्बिटल जो मिलके बना उसको क्या बोलते हैं? सबसेल। और सबसेल के अंदर क्या हुए? ऑर्बिटल। अब हर ऑर्बिटल का एक पर्टिकुलर नाम होगा। अगर इस ऑर्बिटल को मैंने बोलता हूँ px, तो इसको क्या बोलूंगा? py, और इसको क्या बोलूंगा? pz। तो p सबसेल है जिसके 3 ऑर्बिटल हैं, px, py एंड pz। अब समझ में आया तुम्हें? और px, py एंड pz आर ऑर्बिटल्स। ये क्या है? ऑर्बिटल। समझ में आने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसके शेप की बात करूँ तो ये डंबल शेप होता है। ये कैसा होता है? डंबल शेप। डंबल देखा होगा जिम वगैरह में, एक बीच में डंडा और उसके 2 पार्ट हेवी मास होते हैं। तो पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? डंबल शेप होगा। समझ में आया? कितने इसके कितने लोब दिख रहे हैं? 2 लोब। तो डंबल शेप होंगे एंड हैविंग क्या बेटा? 2 इसके 2 लोब होंगे। कोई दिक्कत? और ये जो लोब है उसी में क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन। अब एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो इसके यहाँ पे टोटल कितने बॉक्स हो गए? और बॉक्स मतलब ऑर्बिटल। तो जो पी सबसेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 6। इट हैविंग मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ ना? और 6 इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे दिखाना पड़े तो कैसे दिखा सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलो ना हाँ ना? अब मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। तीनों है, तीनों डायग्राम को दिखा दूँ। एक px, एक py और एक pz है तो p ही ऑर्बिटल, तो सबके शेप ऐसे ही होंगे, डंबल शेप होंगे। लेकिन px, py, pz का मतलब हुआ कि समझो ये नंबर लाइन पे ये हमने x एक्सिस लिया, लेते हो ना तुम? तो तुम y एक्सिस को कैसे लेते हो? वर्टिकली। ये किस एक्सिस को लेते हो? y एक्सिस। और z एक्सिस को क्या लेते हो? इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y एक्सिस। अगर तुम इस एक्सिस पे x लेते हो तो y ऊपर की तरफ होता है और z सामने की तरफ होता है, और तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। अगर ये px है तो इसके दोनों लोब जो होंगे ये किस एक्सिस के लॉन्ग होंगे? x एक्सिस के लॉन्ग। किसके लॉन्ग होंगे? x एक्सिस के लॉन्ग। अगर मैं यहाँ पे px की बात करता हूँ तो इसके दोनों लोब किस एक्सिस के लॉन्ग होंगे? x एक्सिस। तो अगर मैं px को दिखाऊं तो px ऐसे होगा। समझ में आया? चूंकि ये p ऑर्बिटल x एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? px। अगर मैं py की बात करूंगा तो ये कैसा होगा? इसके दोनों लोग किस एक्सिस के लॉन्ग होंगे? y, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? py। समझ पा रहे हो तुम? अगर pz है 2 लोब होंगे लेकिन दोनों लोब किसके लॉन्ग होंगे? समझ में आ रहा है ना? तो ये ऐसे देखो, तो इसको क्या बोलेंगे? pz। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? समझ में? तो s कैसा था? स्फेरिकल था। किसी भी एक्सिस के लॉन्ग उतना ही कंट्रीब्यूशन है। इसमें px, py, pz कुछ भी बना दूं, क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? बोलो ना हाँ ना? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। स्फेरिकल है, नॉन डायरेक्शनल है। p ऑर्बिटल की बात करूं, किसकी बात करूं? तो या तो इसके ऑर्बिटल x एक्सिस के लॉन्ग होंगे या y एक्सिस के लॉन्ग होंगे या तो z एक्सिस। तो किसी ना किसी एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब किसी ना किसी डायरेक्शन में है, तो इसको क्या बोल सकता हूँ? डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल बोल सकता हूँ। समझ में आया? एस क्यों नॉन डायरेक्शनल थे, ये क्यों डायरेक्शनल थे? बोलो हाँ ना? तो ये कैसा हो गया? डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? ये डायरेक्शनल है।
क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो ना हाँ या ना। अभी मैं लेता हूँ डी ऑर्बिटल। क्या ले लूँ? अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूँ तो डी ऑर्बिटल मतलब डी ऑर्बिटल या डी सबशेल? डी सबशेल। तो तुम कहोगे सर डी ऑर्बिटल मतलब इसके अंदर ऑर्बिटल होगा, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने की बात करें? डी सबशेल को पढ़ने जा रहे हैं। अब डी सबशेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने? 5। और उस 5 में से कोई भी होगा तो उसको डी ऑर्बिटल बोलेंगे। समझ में? इसलिए लोग ज़्यादातर ऑर्बिटल को भी सबशेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो है ना? तो कोई तुमसे पूछे कहाँ हो तो तुम बोलते हो घर पे हो। फ़ोन पे स्पेसिफाई करते हो क्या कि तुम बेडरूम में हो या किचन में हो या हॉल में हो या अपने स्टडी रूम में हो? नहीं। तुम अगर घर पे हो, अपने बेडरूम में हो तो भी कहते हो घर पे हो, स्टडी रूम में हो तो भी क्या कहते हो? टेरिस पे हो तो भी क्या बोलते हो? क्योंकि वो भी तो घर का ही हिस्सा है ना। इसलिए लोग कई बार सबशेल के जगह ऑर्बिटल बोल देते हैं, ऑर्बिटल की जगह सबशेल बोल देते हैं। लेकिन तुम्हें चीज़ समझ में आया? अब इसी डी सबशेल में क्या होंगे? डी ऑर्बिटल होंगे। तो मैं पहला लिखता हूँ इट हैविंग 5 डी ऑर्बिटल। इट हैविंग 5 डी ऑर्बिटल। इसके 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तुम पूछोगे फिर कौन कौन से होते हैं? बोलो। तो ये 5 पहले मैं ऐसे दिखा देता हूँ। 5 में तो 5 बॉक्स बनाऊंगा। नाम इसका होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड कैसा बेटा? डी जेड स्क्वायर। डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। नाम देख लो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो 5 बॉक्स दिखा दिया। तो इलेक्ट्रॉन कितने? एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो 5 में कितना? तो अगर मैं डी सबशेल की बात करूं तो इट हैविंग मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूं इट हैविंग मैक्सिमम कितना बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकते हैं? डी सबशेल में। लेकिन किसी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फिलअप करके दिखाऊं तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो फाइन। अब पहले रुक करके समझते हैं कि ये ऑर्बिटल का नेचर कैसा है। रुक करके क्या समझ ले? इस ऑर्बिटल का नेचर कैसा है। अब समझो 3 एक्सिस है। कितनी एक्सिस है? 3। एक्स वाई एंड जेड। तो समझो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है तो ये तुम्हारा क्या होगा? अगर मैं तीनों एक्सिस को एक साथ बना करके तुमको दिखाऊं, ध्यान से समझना। बताओ जेड एक्सिस कैसा होगा? ऐसा होगा जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। चलो मैं तीनों तुमको प्लेन दिखा देता हूँ। पहला, ध्यान से देखना, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? दूसरा, क्या ये दोनों प्लेन तुमको परपेंडिकुलर दिख रहा है? क्या तीनों प्लेन परपेंडिकुलर है? बोलो है ना? तो यहाँ पे देखो 3 एक्सिस है और 3 प्लेन भी है। 3 एक्सिस से कितने प्लेन बनते हैं? 3। अब ये जो तुमको ब्लू लाइन से जो प्लेन दिख रहा है वो एक्स वाई प्लेन से बना हुआ है। जो तुमको ग्रीन लाइन से दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? वाई और जेड से। और जो तुमको पिंक से दिख रहा है वो जेड एंड एक्स से। 3 प्लेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब मैं यहाँ पे अगर एक्स और वाई लेता हूँ, क्या लेता हूँ? एक्स और वाई। तो ये प्लेन कौन सा होगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक ब्लू यहाँ भी टाइल्स रख दो, एक इसके नीचे, तो एक्स वाई प्लेन ही होगा ना। तो इससे जो बनने वाला प्लेन होगा कौन सा प्लेन होगा? एक्स वाई प्लेन। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? पी कैसा थे? डम्बल शेप थे। कितने लोब थे? 2 लोब थे। तो डी जो होते हैं ना ये डबल डम्बल शेप होते हैं। कैसे होते हैं? मैं लिख देता हूँ। ये जो होते हैं डबल डम्बल, और एक डम्बल में 2 लोब, तो डबल डम्बल में 4 लोब। तो इट हैविंग 4 लोब लिख सकता हूँ ना। इट हैविंग 4। क्या कुछ गलत करो? अब इसके 4 लोब जो है कहाँ कहाँ हो सकते हैं वो दिखा देता हूँ। एक लोब ऐसा है, तो इसके चारों लोब कहाँ पे हैं? एक्स वाई प्लेन में। बोलो चारों लोब कहाँ, किस प्लेन में है? इसलिए इसको बोलेंगे डी एक्स वाई। नाम रटना नहीं है। इसके लोब किस एक्सिस के लॉन्ग है? एक्स, तो क्या दिया? पी एक्स। इसके लोब वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो पी वाई। इसके लोब
पी जेड। इसके लोब किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में, तो क्या नाम देंगे? डी एक्स वाई। समझ में आ गया? तो नाम इसका होगा डी एक्स वाई। क्या समझ में आ रहा है? चलो दूसरा समझने की कोशिश करते हैं। समझो मैं ये ले लेता हूँ एक्स एक्सिस और ये ले लेता हूँ कौन सा एक्सिस? अरे एक्स और जेड भी तो देखना परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अरे 3 प्लेन था तो यहाँ दिखाया, लेकिन इस बोर्ड पे हर प्लेन को दिखाऊंगा तो इसी बोर्ड के प्लेन पे ही आएगा ना। अरे बोलना है ना। अरे ये ऐसे है लेकिन अभी दिखाऊंगा तो ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा ना। तो क्या हो सकता है इसके लोब को अगर दिखाऊं, 4 लोब है किस प्लेन में? एक्स और जेड एक्सिस से कौन सा प्लेन बनेगा? एक्स जेड। अरे इस प्लेन का नाम क्या होगा? या जेड एक्स बोलो या एक्स जेड बोलो एक ही है, तो इसका नाम क्या होगा? डी जेड एक्स या डी एक्स जेड भी बोल सकते हो। इसमें कोई क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अगर मैं तीसरा ले लूं, मैं ये एक्सिस ले लेता हूं, ये जेड ले लिया, ये क्या ले लिया? वाई। तो प्लेन कौन सा होगा? वाई जेड। देखो जेड और वाई से जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो क्या हो सकता है यहाँ पे जो लोग हैं, क्या नाम दो? बोलो है ना। अब यहाँ पे जो मैं तुमको दिखाया हूँ 3, ये तीनों प्लेन में है या एक्सिस में है? ये तीनों इन प्लेन में है, बोलो है ना। तो ये तीनों कहाँ है? इन, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब ये दोनों जो बचे ऑन एक्सिस है या एलोंग एक्सिस है, ये दोनों कहाँ है? इन प्लेन। ये दोनों कहाँ है? एलोंग एक्सिस। तुम कहोगे कैसे? अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है? वाई, और ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है? एक्स। अब एक्सिस के लॉन्ग होगा, के लॉन्ग होगा, बोलो हाँ ना। ये 4 लोब है, दोनों लोब किधर है? एक्सिस के लॉन्ग। 2 लोब वाई एक्सिस के लॉन्ग है, 2 लोब किधर है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इसको क्या बोलेंगे? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या नाम देंगे इस लोब का नाम? एक्स वाई कहाँ था? एक्स वाई प्लेन में था, ये कहाँ है? एक्सिस के लॉन्ग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और डी जेड स्क्वायर कैसा होगा? ध्यान से समझना, ये एक्सिस जो है ये तुम्हारा जेड एक्सिस है, ये समझो ये जेड एक्सिस है। ये जो ब्लू कलर से हुए प्लेन कौन? इस प्लेन का नाम क्या होगा? और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा? जेड एक्सिस। बोलो हाँ ना। तो ये जो है, ध्यान से समझना, मैं तुमको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो प्लेन है, ये प्लेन कौन सा होगा? ये प्लेन कौन सा होगा? एक्स वाई प्लेन। और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस को क्या बोलता हूँ? जेड एक्सिस। नहीं समझ में? ठीक, ध्यान से समझना। ये वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। बोलो है ना। तो ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस और ये कौन सा? मैं एक ही चौथाई में तुमको बना के दिखाया था। तो इस प्लेन को क्या बोलेंगे? तो इधर ये फैला तो ये भी क्या होगा? इसको नीचे कर दूं तो ये भी क्या होगा? ये कर दूं तो ये भी क्या होगा? एक्स वाई। अब जेड एक्सिस कहाँ होगा? इसके परपेंडिकुलर। बोलो ना है ना। अब मैं इस प्लेन को ऐसे कर दिया तो जेड एक्सिस ऐसे नहीं हो जाएगा? बोलो ना है ना। तो ये जो मेरा पाम है, हथेली जो है, ये कौन सा हो गया? एक्स वाई प्लेन। और ये कौन सा हो गया? जेड एक्सिस। तो 2 एक्सिस से एक प्लेन बनता है, तो तीसरा एक्सिस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होगा। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो ग्रीन कलर से दिखाया ये क्या है? एक्स वाई प्लेन। तो जेड इसके परपेंडिकुलर होगा। अब मैं ऐसे भी कर दूं तभी तो परपेंडिकुलर है ना। अब ऐसे कैमरा के सामने ये तुमको प्लेन नहीं दिख रहा, लेकिन अभी से तुमको प्लेन दिख रहा होगा। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो मैं तुमको क्या समझा रहा हूँ कि ये एक्स वाई प्लेन है और ये क्या है तुम्हारा? जेड एक्सिस। अब समझ में आया? इतना इमेजिनेशन है तुम्हारा? ये जेड एक्सिस है और ये जो प्लेन होगा, ये प्लेन कौन सा होगा? एक्स वाई प्लेन। मैं तुमको ऐसे नहीं समझ पाऊँ तो ऐसे मैं तुमको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। तो इसका एक लोब जो होगा वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। किधर होगा? तो ये जेड एक्सिस के लॉन्ग हो गया ऐसे लोब, जेड एक्सिस के लॉन्ग। और दूसरा जो लोब है सामने से दिखाता हूँ, ये ऐसे होगा सर्कल के फॉर्म में एक्स वाई प्लेन पे। कैसे होगा? एक्स वाई प्लेन में। मैं तुमको नहीं होगा तो मैं तुमको दिखाता हूँ, ऐसे होगा। एक जो एक्स वाई प्लेन में ऐसा है सर्कल के फॉर्म में, कैसा है? दिखा? और ये जेड एक्स एक प्लेन ऐसा होगा। बोलो ना हाँ ना। मतलब एक लोब अगर ये मेरा रिंग के फॉर्म में है तो एक लोब कहाँ है? इसके चारों तरफ सर्कल के फॉर्म में। मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो ना हाँ ना। तो जो दूसरा लोब होगा ये ऐसा होगा एक्स वाई प्लेन में।
तो एक लोब जेड एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा लोब क्या है, सराउंडेड बाय एक्स वाई प्लेन। इस ऑर्बिटल को नाम क्या देते हैं, डी जेड स्क्वायर। तुम कहोगे सर समझने वाली बात क्या थी, तो सिंपल याद रखना, एस स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं। पी डायरेक्शनल होता है, डम्बल शेप होता है, 2 लोब होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। जेड में समझने वाली बात क्या है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डबल डम्बल शेप होते हैं, 4 लोब होते हैं, इसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तुमको पांचों का स्ट्रक्चर बना दिया। जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, फोर्थ जो है उसको क्या बोलते हैं, एफ, हाँ एफ सबसेल एक्चुअली कहोगे, और उसमें टोटल 7 बॉक्स बनेंगे, तो 7 क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। समझ में ना। तो बेसिकली ये क्या होना चाहिए, एफ सबसेल होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर बुक इसको ऑर्बिटल लिख देती है, इसलिए मैं तुमको बोला था, लेकिन अब मैं तुमको समझा भी दिया। डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्लोवर लीफ लाइक मॉडल बोलते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स से तो पढ़ना ही नहीं है, सीधी सी बात है कि इसके इट हैविंग 7, इसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो कितने बॉक्स बनेंगे, 7। बहुत सही, 1 2 3 4 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 14। अब मैं इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इट हैविंग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, इट हैविंग मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 14। पढ़ाना क्या था आज के टॉपिक में, अपने को पढ़ना था क्वांटम नंबर। क्या पढ़ना था बेटा, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में हमने, क्वांटम नंबर पढ़ाने से पहले मैं तुमको क्या पढ़ाया, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिटल समझ में आएगा तभी आपको क्वांटम नंबर समझ में आएगा। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऑर्बिट की नहीं, किसकी बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिट का वो हिस्सा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना ज़्यादा है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जैसा कुछ नहीं होता है, ये शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। टोटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड के 4 शेप को पढ़ना है, तो 4 टाइप के ऑर्बिटल हो गए, एस पी डी एंड एफ। उसमें से भी अपने को 3 ही पढ़ना है, एस पी एंड डी। एफ का शेप तो कॉम्प्लेक्स है तो वो भी नहीं पढ़ना है। एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में कितने, 7 पढ़ने। एस कैसा, स्फेरिकल, पी कैसा, डम्बल शेप, डी कैसा, डबल डम्बल, एफ कैसा, कॉम्प्लेक्स। अगर एस स्फेरिकल है तो डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। पी कैसा है, डायरेक्शनल, डी कैसा है, डायरेक्शनल, एफ कैसा है। जैसे कोई एक एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, सोडियम, Na एटॉमिक नंबर क्या बेटा, 11। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इस केस में इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। सोडियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है, तो कहना हाँ। अगर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन कहाँ अरेंज है, ये भी बात है ना, कि अगर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, देन हाउ दीज 11 इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इनसाइड द एटम। उसी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए क्या पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बेसिकली है क्या, तो ये 4 सेट ऑफ नंबर है। क्वांटम नंबर बेसिकली क्या, इट इज 4 set of number which gives complete information about each and every electron present inside the atom। वो 4 set of number क्या क्या है, तो बोलते हैं एक को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा है एजोमिथल क्वांटम नंबर जिसको l से रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। तुमसे पूछूं तुम्हारा एड्रेस कहाँ है, तुम्हारा एड्रेस कहाँ है, तो तुम 4 लाइन में जो अपना एड्रेस लिखते हो ना, जहाँ से दुनिया में कोई भी आदमी जो तुम्हारे घर तक पहुँच जाए, बोलो कोई भी आदमी तुम्हारे घर तक पहुँच जाए, उसी 4 लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे 4 सेट ऑफ नंबर जिसको क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। सबसे पहले तुमको अगर किसी को ढूंढना हो, तुम क्या बताओगे, किस स्टेट में हो, महाराष्ट्र। सबसे पहले तुमने क्या बताया, स्टेट, बोलो हाँ ना। स्टेट बताने के बाद तुम बताओगे ना महाराष्ट्र में किस डिस्ट्रिक्ट में हो,
तो क्या बोलोगे? पुणे डिस्ट्रिक्ट। अब पुणे में कहाँ पे रहते हो? तो तुम बोलोगे पिंपरी चिंचवड। पिंपरी चिंचवड में तुम बोलोगे कहाँ? तो तुम अपना पोस्टल कोड दोगे, पिन कोड, कि पिंपरी चिंचवड किस एरिया में रहते हो। तो वो आदमी तुम तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। अब मैं बोल दूँ सीधा कि पिंपरी में रहता हूँ मैं, क्या बोल दिया मैंने? तो थोड़ी ऐसा थोड़ी नहीं कि पिंपरी सिर्फ पुणे में ही होगा, बोलो है ना। एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा एरिया का नाम पिंपरी हो सकता है। तो पिंपरी की वैल्यू तभी है जब पिंपरी के पहले तुमको डिस्ट्रिक्ट पूना बताना पड़ेगा। पुणे की भी वैल्यू तभी है जब तुमको उसके आगे क्या बताना पड़ेगा? महाराष्ट्र। हो सकता है कि कोई दूसरा स्टेट है, गुजरात हो, वहाँ भी किसी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम पिंपरी हो, बोलो है ना। तो हर एक नंबर का सीक्वेंस दूसरे के वजह से उसकी कोई आइडेंटिटी है, बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना। क्लियर? फिर बात आती है कि ये क्वांटम नंबर की वैल्यू आई कहाँ से। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्रोडिंगर, उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे एक इक्वेशन दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और उसी वेव इक्वेशन से 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू पता चलती है। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमिथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तुम कभी किसी बुक में ऐसे पढ़ोगे भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो घबराना मत, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है नहीं। जिस पे क्वेश्चन आते हैं मैं तो वही तुमको बता रहा हूँ। अब ये क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं? तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजुमिथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है। कोई दिक्कत? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, एजुमिथल को एल से, मैग्नेटिक को एम से, स्पिन को एस से। अब मैंने तुमसे क्या बोला कि तुम्हारा अगर एड्रेस किसी को ढूंढना हो तो सबसे पहले तुम स्टेट बताओगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बोलोगे तभी डिस्ट्रिक्ट की कोई वैल्यू है, बोलो हाँ ना। अगर मैं सिंपल बोल दूं पुणे तो उसको समझ ही नहीं आएगा छत्तीसगढ़ में है या पुणे आंध्रा में या पुणे झारखंड में है। तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना पुणे डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। अब तुम्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है तभी तुम किसकी निकाल सकते हो? एजुमिथल क्वांटम नंबर। इसके वैल्यू से तभी एल का कुछ वैल्यू होगा। अगर एन का वैल्यू तुमने कुछ तुम्हें पता होगा तो एल का कुछ वैल्यू नहीं होगा। एन का वैल्यू पता है तभी क्या होगा? एम की वैल्यू। और आउट ऑफ दिस 4 क्वांटम नंबर जो फर्स्ट 3 होते हैं प्रिंसिपल, एजुमिथल एंड मैग्नेटिक, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बोलो हाँ या ना। एक समझो, एक याद रखना ये नाम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो वेव मॉडल के लिए इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड ये इक्वेशन था। उसी से ये 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू निकली। जो चौथा क्वांटम नंबर है जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को बताता है। नाम ही है ना स्पिन। स्पिन बॉलर क्या करते हो? तुमने सुना होगा एक फास्ट बॉलर होता है, एक स्पिन होता है, वो घुमाता है जिसका बॉल स्विंग करता है, मतलब रोटेट करता है। तो स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन आइदर क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हें समझ में आ रहा है ना। अब 1 बाय 1 मैं तुमको स्टार्ट करता हूँ। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n है बोर एटॉमिक मॉडल में, जो n ऑर्बिट नंबर पढ़ते हो उसी ऑर्बिट नंबर को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोलो हाँ ना। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ते हैं बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n। किसने दिया था? बोर। तो सीधा सीधा मैं ये कह सकता हूँ कि बोर एटॉमिक मॉडल में जो ऑर्बिट नंबर n था ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना n, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट को। कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है या सेकंड में है या थर्ड में है या 4 में। ध्यान से समझना। जो एजुमिथल क्वांटम नंबर l है ना, ये सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको? तुमने पढ़ा ना, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल। अब ऑर्बिट या ऑर्बिट को ही एक और नाम बोलते हैं अपन, क्या बेटा? सेल। ऑर्बिट कब बोलते हैं? जब 1 2 3 लिखते हैं। सेल कब बोलते हैं? जब KLM में लिखते हैं। अब ऑर्बिट के अंदर क्या होगा? सबसेल। सबसेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल। तो ये जो m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल्स को। और ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को बताता है, या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हर n की वैल्यू अलग अलग ऑर्बिट पे डिपेंड करेगा। अब L की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? N पे। M की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? L पे। और स्पिन रोटेशन 2 ही हो सकता है, आइदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सब अभी से ही समरी बनाना। स्पिन 2 ही हो सकता है, आइदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो ऐसे रोटेट करेगा, बोलो हाँ ना। और एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे रोटेट करेगा। अगर मैं इसको +1/2 से लिखता हूँ
तो इसको किससे लिखूंगा, -1। क्लॉकवाइज को अगर प्लस लिखता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। 2 ही स्पिन हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो ना हाँ ही ना। अब एन की वैल्यू ऑर्बिट नंबर पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। अब जितने चीज बोर्ड ने ऑर्बिट नंबर को लेकर के निकाला था, ऑर्बिट नंबर का मतलब क्या, एन की वैल्यू पता है तो रेडियस पता है, मतलब साइज ऑफ एटम पता है। एन की वैल्यू पता है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। एन की वैल्यू पता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता है, बोलो हाँ ही ना। उस ऑर्बिट की एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम mvr। तो ये सारा इंफॉर्मेशन कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सारा वैल्यू कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा क्वांटम नंबर क्या क्या बताता है। तो ध्यान से समझना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एन, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट नंबर को। ऑर्बिट नंबर जिसको सेल नंबर बोलते हैं। अब ऑर्बिट नंबर मतलब वैल्यू ऑफ एन पता है तो तुम क्या क्या निकाल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, mvr। बोलो हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत, किसके बराबर, NH/2π। क्या कुछ गलत कह रहा हूं, अब n की वैल्यू पता है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाल सकते हो। इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्या देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब क्या, ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर तुमको पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन क्या बेटा, ऑर्बिट। और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2n² के, किसके बराबर होता है, 2n² के। तो चलो मैं इधर वैल्यू निकालता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ n। क्या निकालता हूँ, वैल्यू ऑफ n। और दूसरा निकालता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n की वैल्यू 1 लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट। अगर n इक्वल टू क्या ले लूँ, 1। इसका क्या मतलब हुआ, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n²। बोलो यही होगा ना। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला क्या है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 × 2। तो पहले ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर n = 2 है तो इसको क्या बोल सकता हूँ, सेकेंड ऑर्बिट। तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8। अगर n = 3 है तो क्या लिख सकता हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा। अगर n = 4 है तो कौन सा ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा। अरे यही लिखोगे ना, 2 × 4 का स्क्वायर मतलब कितना। अब तुम मान लो n की वैल्यू कितना ले लोगे, 5। तो क्या लिखेंगे, फिफ्थ ऑर्बिट। तो 5 का स्क्वायर 25 × 2, तुम लिखोगे 50। नहीं, कोई भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 से ज़्यादा नहीं होते। तो अब तक ऐसा कोई भी ऑर्बिट नोन नहीं है विच हैविंग मोर देन क्या बेटा, 32। तो ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 32। बोलो है ना। तो यहाँ के बाद कोई भी ऑर्बिट होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 32। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कितना हो सकता है, 32। 32 से ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। एक और चीज़, ऑर्बिट के अंदर ही क्या होते हैं, सबसेल। तो किसी भी सेल में कितने सबसेल होंगे ये भी क्या बताता है, बोलो है ना। तो लास्ट में क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल के बाद क्या आ जाएंगे, जो मिथल क्वांटम नंबर में, तो किसी भी ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ सबसेल हैं उसका भी इंफॉर्मेशन क्या देगा। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहता है कि किसी भी ऑर्बिट या किसी भी सेल में जो नंबर ऑफ सबसेल होंगे वो n के बराबर होते हैं। कितने के बराबर होते हैं, बोलो ना हाँ ना। किस पे, एजुमिथल क्वांटम नंबर पे। किस पे आ जाए, एजुमिथल क्वांटम नंबर, या इसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर, या इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या इसी को बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एल। किसने दिया था, समरफील्ड। अब किसी भी ऑर्बिट सबसेल के लिए सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, सेल या ऑर्बिट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, किसके बारे में हमने पढ़ा, सेल या ऑर्बिट।
अब इसके अंदर में क्या होगा, और इसी सब सेल को यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। बोलो किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, एन के गिवन वैल्यू के लिए, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के गिवन वैल्यू के लिए जो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, जो वैल्यू ऑफ एल होगी, इट इज इक्वल टू 0 to n-1, 0 to, क्या मेरी बात समझ में आ रही तुम्हें? अगर n की वैल्यू पता है तभी l की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलो है ना। और फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, 0 to l-। बोलो सबसे पहले लेता हूं मैं वैल्यू ऑफ l, ध्यान से समझना। वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इट कैन बी आइदर 1 2 3 4, है ना, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। या इसी को मैं सेल के फॉर्म में बात करूं तो इसको क्या ले सकता हूं, के एल, कुछ गलत कह रहा हूं, या इसी को ऑर्बिट के टर्म्स में बोलूं तो इसको क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड क्या बेटा, फोर्थ ऑर्बिट। वैल्यू ऑफ एन, फॉर्मूला क्या दिया था, 0 to n-1, तो n की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 to n-1 एक ही वैल्यू होगी, कितना 0। n की वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी, देखो 0 आएगा और एक 1। अरे n से तो एक कम ही तक वैल्यू होगी ना, तो 2 से एक कम तक तो दो ही वैल्यू हो सकती है, कितना 0 और 1, बोलो हाँ ना। n की वैल्यू कितनी ली 3, थर्ड ऑर्बिट l की कितनी वैल्यू हो सकती है, 0 1 एंड 2। n की वैल्यू कितनी है 4, कौन सा सेल n, कौन सा ऑर्बिट 4, बोलो है ना। तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 एंड 3, इट कैन बी 0 1 2 एंड 3। सबसे पहले देखना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर n की वैल्यू कितनी है 1, तो l की कितनी वैल्यू आई, एक ही वैल्यू आई, बोलो है ना। n की वैल्यू कितनी है 2, तो l की कितनी वैल्यू आई, दो ही वैल्यू आई, 0 और 1। n की वैल्यू कितनी है 3, तो l की कितनी वैल्यू आई, n की वैल्यू कितनी है 4, तो l की कितनी वैल्यू आई 4। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, यही कहा था ना कि किसी भी सेल में कितने सब सेल होंगे वो भी कौन बताता है, n। अब तो रुक करके देख लो, मैं जो तुमको बताया था। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ, सॉरी नंबर, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ सब सेल इन ए क्या बेटा, ऑर्बिट, और इसकी वैल्यू n के बराबर होती है। n की जितनी वैल्यू होगी उसमें नंबर ऑफ सब सेल भी क्या होंगे, उतने ही होंगे। n की वैल्यू 1 है तो सब सेल की वैल्यू कितनी है 1, बोलो है ना। जैसे n की एक वैल्यू अलग अलग सेल को रिप्रेजेंट करती है, तो वैल्यू ऑफ l भी अलग अलग किसको रिप्रेजेंट करेगी, सब सेल को। पहले ही कह दिया ना कि l किसको रिप्रेजेंट करता है, सब सेल को, बोलो हाँ ना। अब मैं तुमको लिख देता हूं, अगर समझो l की वैल्यू, l इज इक्वल टू, हमने 0 लिया, क्या ले लिया, तो ये रिप्रेजेंट करता है s सब सेल को, जिसको रिप्रेजेंट करता है s। अगर हमने l इज इक्वल टू क्या ले लिया 1, तो ये रिप्रेजेंट करता है p सब सेल को। अगर मैं l इज इक्वल टू क्या लेता हूँ 2, तो ये रिप्रेजेंट करता है d सब सेल को। अगर मैं l इज इक्वल टू 3 ले लूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा, f सब सेल को। बोलो तो n की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, सेल को, तो l की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, तो n की वैल्यू कितनी है 1, तो l की वैल्यू क्या आ गई 0। n की वैल्यू कितनी है 2, तो l की वैल्यू कितनी आएगी 0 और 1, मतलब 0 और 1, 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है s को, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है p को। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की कितनी वैल्यू आई 0 1 एंड 2, तो हर जगह 0 है, यहाँ भी 0 है, ये 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा s को। तो मतलब n इज इक्वल टू 1, मतलब के सेल में s क्या होंगे, सब सेल। अगर n की वैल्यू 2 है तो l सेल में कौन सा सब सेल होगा, s और p। n की वैल्यू 3 मतलब m सेल है, तो l की वैल्यू क्या होगी 1 2 3, मतलब s p और d। n की वैल्यू 4 है, सब सेल कौन सा है n, तो l की कौन सी वैल्यू होंगी s p d n f,
रुक करके देख, एस हर जगह है, तो तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा एस किसका है? दिक्कत होगी ना। अरे ये जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एस, लेकिन ये जीरो किसका है? एन की वैल्यू 1 का है। यहाँ भी जीरो और 1 है, मतलब ये एस और ये क्या बेटा? पी। ये एस किसका है? 2 का। और यहाँ पे जो एस ये किसका होगा? 1 का। मतलब ये जो सबसेल है इसकी पहचान किसकी वजह से है? ऑर्बिट नंबर की वजह से। बोलो हाँ ना। सिंपल एस पी लिख दूँ तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, मुझे उसके ऑर्बिट नंबर के साथ लिखना होगा। समझो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एस को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एस पी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बोलो अब तुम कैसे समझोगे कि कौन सा एस किसका है? तुम कहोगे सर ये एस किसके लिए? n इक्वल टू 1 के लिए है, जिसको आप क्या लिखोगे आज से? 1s। मतलब एस सबसेल पहले ऑर्बिट का। यहाँ पे एस और पी है, लेकिन n की वैल्यू क्या है? 2, तो इसको क्या लिखोगे? अब समझ में आया? यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये एस पी एन डी 3 के लिए आया, तो क्या लिखोगे? यहाँ पे n इक्वल टू 4 है, तो क्या आ जाएगा? 4s 4p। अब कभी भी मैं 2s बोलता हूँ तो ये दो चीज़ों को बताता है। 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट नंबर। और p किसको रिप्रेजेंट करता है? सबसेल, मतलब l की वैल्यू को। बोलो ना हाँ या ना। अब तुमसे पूछता हूँ, सबसे पहले p सबसेल का किस ऑर्बिट में आया था? सेकेंड। सबसे पहले s कहाँ आया था? फर्स्ट। सबसे पहले d कहाँ आया था? 3 में। सबसे पहले f कहाँ आया था? 4। क्या 3f हो सकता है? सोचो, क्या 3f हो सकता है? नहीं। तुम कहोगे l की वैल्यू हमेशा n से एक छोटी ही होगी। बोलो ना हाँ ना। कोई दिक्कत? s के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। समझ में आ गया? अब आते हैं कि देखते हैं कि ये किस किस का इंफॉर्मेशन देता है। फिर आते हैं कि अगर तुमको l की वैल्यू पता है, क्या पता है तुमको? l, तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को बताता है। किसको बताता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है l इंटू l प्लस 1 स्क्वायर रूट h अपॉन 2 पाई। कोई दिक्कत? h अपॉन 2 पाई कॉन्स्टेंट है, h प्लांक कॉन्स्टेंट 2 पाई। तो इसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, इट इज इक्वल टू l इंटू l प्लस 1 स्क्वायर रूट h बार। बोलो हाँ या ना। अब कितने टाइप के ऑर्बिटल अपने को पढ़ने हैं? हम 4 ही जानते हैं। समझो फॉर s ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल बेटा? s। l की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l की वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 0 0। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो गई? 0। फॉर p सबसेल तो l की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो l की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1। अरे नहीं, ये तो पुट कर देता हूँ, वैल्यू देखना, 1 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट h अपॉन 2 पाई। कुछ गलत कह रहा हूँ? तो ये कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2 h अपॉन 2 पाई। जिसको तुम कैंसिल करोगे तो एक वैल्यू इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, h अपॉन रूट 2 पाई। बोलो हाँ ना। फॉर डी सबसेल क्या बताओगे? डी सबसेल। कोई दिक्कत? डी सबसेल है तो l की वैल्यू कितना बेटा? 2। तो 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट 6 h अपॉन क्या बेटा? 2 पाई। बोलो ना हाँ या ना। अब इसको सॉल्व करके तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू h अपॉन 2 पाई। इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये रूट 2 आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 3/2 h बाई पाई। ऐसे भी जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से तुम निकाल सकते हो। सिमिलरली फॉर f सबसेल l की वैल्यू कितनी होती है? तो 3 प्लस 1 4 3 जा 12। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट 12 h अपॉन 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक।
तो सबसे पहले इसने किसका इन्फॉर्मेशन दे दिया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। ये क्या बताया, एस पी डी एन एफ, मतलब सबसेल के बारे में। और सबसेल पता है तो तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो। दूसरा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ या नंबर ऑफ ऑर्बिटल। इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू 2l+1। क्या होता है फॉर्मूला? अब s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0। s के लिए l की वैल्यू कितना, p के लिए l की वैल्यू 1। तो s के लिए l की वैल्यू कितना, 0। 2 इंटू 0 0, 0+1। तो s में एक ही ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है। p के लिए l की वैल्यू कितनी, चलो मैं तुम कंफ्यूज करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। s के लिए वैल्यू कितना, 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। अब पुट कर दो और बाय नंबर ऑफ ऑर्बिटल s के लिए निकालो, s सबसेल के लिए। l की वैल्यू 0 पुट करोगे, 2 इंटू 0+1, s में एक ही ऑर्बिटल है। p के लिए l की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2, 2+1 3, देखो p में 3 ऑर्बिटल है। d के लिए l की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 4+1 5, तो देखो d में 5 ऑर्बिटल है। f की वैल्यू कितनी, 3, 3 2 जा 6+1, देखो f में कितनी ऑर्बिटल है। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो मैं ये भी कह सकता हूँ, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इन ए सबसेल। ये कितना होगा, ऑर्बिटल के जस्ट डबल, 2 इंटू 2l+1। तो अगर l की वैल्यू पता है तो सबसे पहले आप सबसेल पता कर सकते हो, एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता कर सकते हो, उस सबसेल में कितने ऑर्बिटल है ये पता कर सकते हो। बोलो ना हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आई? तो 2 टाइप के क्वांटम नंबर की वैल्यू मैं आपको बता दिया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल। कोई दिक्कत? तो क्वांटम नंबर टोटल 4 टाइप के थे। कौन कौन से थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजोमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। हमने प्रिंसिपल देख लिया, एजोमिथल देख लिया। एजोमिथल में एल की वैल्यू एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रही थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वहाँ पे एम की वैल्यू एल पे डिपेंड करेगी। बोलो हाँ ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।